टेस्ट की डेट एक्सटेंड हो गई ना? हाँ Hello everyone. Hello, sir. Good evening, sir. Evening, sir. So before I start with my class, let me tell you that I'm having pain in my throat, so you have to cooperate for today. Audible हूँ मैं सबको? यस सर Yes, sir. Yes. सर कल टेस्ट नहीं है क्या? The doctor has advised me to take vocal rest, and not to speak anything for 3 to 4 days. So, but since this was scheduled, so I thought कि अब cancel करना ठीक नहीं होगा. So I won't be speaking in larger pace. सबको सुनाई पड़ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Please, you have to cooperate with me for today. And 2-3 दिन अब करने की क्लास नहीं होगी आज के बाद। चलो तो शुरू करते हैं। So I told you that you have to try musical versatile and MSQ of car model. Let us discuss your doubt. Try किया आप लोगों ने? यस यस सर। सर जी सर, ट्राई किया। चलो डाउट्स है?
सर एक रिक्वेस्ट था सर। बोलो। सर जो एमएसक्यू और एनईटी के क्वेश्चंस थे सर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे थे, क्योंकि सर मतलब डिफिकल्ट लग रहा था, तो सर उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो सर पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पाए। तो सर कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं क्या सर? I could have given extra time, but the point is you have a class test on. कब है आपका class test? 28. 28. ठीक है, today is 18. So what I want is कि आपके सारे doubts clear हो जाए आज ही, और बीच में 2 दिन में हम क्लास नहीं लेंगे. So you have enough time कि आप पढ़ लें. तो अभी देख लो आप लोग, बताओ क्या क्या डाउट है एमएसक्यू में, बताओ. The fourth वाला MSQ का सेकंड fourth. सर Okay, लिख लेता हूँ मैं. MSQ. लिख लेता हूँ मैं. सेकेंड, फोर्थ, NAT का थर्ड का आंसर गलत लग रहा है सर. नो प्रॉब्लम, वी विल डिस्कस. और क्वेश्चन नंबर 5. Yes, sir. NIT का 5 sir. गुड गुड. और बताओ. बस सर अब हो बस. क्वेश्चन 1 सर एनईटी क्वेश्चन नंबर 5 सर। हाँ, फिफ्थ लिख दिया. और 10. 10. ओके जी. सर आप 9 तक बोले थे, 9 तक बोले थे ना. सर दिख नहीं रहा वैसे यार, बोर्ड थोड़ा सा ग्रीन वाला पार्ट है ना सर, नीचे वाला वो नहीं दिख रहा. चलो ठीक है. सर एमएससी क्वेश्चन 1 सर एक दिक्कत है. वन. यस सर एक्चुअली हाँ बताओ. नहीं, एक दिक्कत मतलब क्वेश्चन 1 नहीं, मतलब सर बिहार में अभी क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इंटरनेट बंद कर दिया गया है. ओ. लाइक Okay. किसी का अनफॉर्चुनेटली किसी का इंटरनेट चल रहा है, लाइक आई हैव टेकन फ्रॉम माय सिस्टर, तो उस वजह से मैं क्लास ज्वाइन कर पाई हूँ, वरना लाइक हाँ. तो सब क्लास कैसे करूँ मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा सर. अगर आजकल I मैं understand. नहीं स्टार्ट हुआ तो. आई अंडरस्टैंड. तो आप ऐसा करते हैं, आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं. आई अंडरस्टैंड दैट. कोशिश करो जितना हो जाए अटेंड. चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. अगर आपको आवाज सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो आई रिग्रेट फॉर दैट, बट आई कांट स्पीक. नहीं सर, ठीक है सर. फाइन. No, sir, it's fine. Yes sir. Yes, sir. चलो. So it says two reversible heat engines A and B, they are connected in series. उसका मतलब यहाँ पर गिवन है, आप जैसे ही देखोगे टू रिवर्सिबल. टू रिवर्सिबल का मतलब है कार. टू कार्नोट हीट इंजन्स. Okay. What is happening? A rejecting heat directly to B. So it is happening something like this. अगर कहीं पे लिख दे A rejecting heat directly to B, इसका मतलब यही होता है जो सोर्स, जो आपका सिंक है पहले का, that is acting like a source for sink. और अभी तक पढ़ के यही लग रहा है कि इंजन 1 जितना हीट रिजेक्ट करता है उतना ही इंजन 2 हीट एब्जॉर्ब कर लेगा. बाकी देखते हैं आगे. ये भी कार्नोट, ये भी कार्नोट. Engine A receives 200 kilojoule at temperature 421 degrees Celsius from breakthrough. So this is 200 kilojoule. T1 is 421 degrees Celsius. If you add 273, it will become 894 Kelvin. While engine B is in communication with a cold sink. So 694 होगा ना T1 temperature. 694. If the work output of A is twice than that of B, work output of A is twice the work output of B, then which of the following is correct? The intermediate temperature is this.
T2 पूछा है, T2 कैसे निकालो? T2 कैसे निकालो? Q1 by Q2 is equal to T1 by T2 हो जाएगा सर, और Q2 by Q3 T2 by T3 क्या हो जाएगा, तो और Q3 फिर by Q1 T3 by W1 T1। W2 को क्या लिख सकते हैं, Q1 minus Q2। देखो Q1 आपको गिवन, Q1 is given to you, this knowledge is given. Can you use this knowledge and determine any known? देखो जरा W1 क्या है? W1 is Q1 minus Q. W2 क्या है? 2 into में Q2 minus Q3. तो Q1 will be equal to 3Q2 minus 2Q. So वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने MCQs में भी किया है। हमको Q1, Q2, Q3 को हटा करके टेम्परेचर की फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका रहता है कि इसको पूरी इक्वेशन को रेशियोज ऑफ हीट की फॉर्म में लिख लो ना। Q1 से डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, Q2 डिवाइड कर दो से Q2 से। Q2 से डिवाइड करोगे तो Q1 by Q2 is equal to 3 times minus। अब ये भी कार्नोट है, ये कार्नोट है तो Q2 by Q1 it is equal to 2। ये भी कार्नोट है तो Q3 by Q2 is equal to, कुछ करो तो it will become you rearrange it, you are going to get 3 T2 is equal to T1 if T2 equals to this, so this will come out to be equal to 694 plus में 2 into में 277.4 कितना आ रहा है बेटा ये केल्विन में? 416.26। ठीक है, आपसे सेल्सियस में हाँ, इसमें से 273 सेपरेट करो 143.26। 143. ठीक है, तो देयरफॉर ऑप्शन efficiency of A and B are this in this respective. So either B will be correct or C will be correct. Let us check. So efficiency of first one, एक बार आपके पास टेम्परेचर आ गया, you can determine 1 minus 416.26 694 कितना आ रहा है बेटा? 0.4 40%। ठीक है, और ईटा भी वो 33.5 आ रहा है 8% अराउंड आ रहा है। 33%। तो आंसर करेक्ट होगा जिसमें 40 एंड दिस ईयर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी ऑप्शन डी हीट रिजेक्टेड टू कोल्ड सेल मतलब Q3 कैसे निकालो? इसमें पुट कर देंगे सर, Q3 by Q2 T3 by T2। सीधा ये लगाओ ना, Q3 by Q1 equal to T3 by Q। बोलो यस सर। यस सर। ये तभी एप्लीकेबल है जब जितना इसने रिजेक्ट किया उतना ही इसने एब्जॉर्ब किया। उन क्वेश्चंस में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे जहां पे दिया हो हाफ ऑफ द हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब, वहां पे ये सीधा एप्लीकेबल। ओके, सिंपली क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई, आपके पास आ जाएगा Q3 by Q1। Q3 है हमारे पास, T1 है, Q1 है, therefore Q3 will be equal to, क्या सुनने में प्रॉब्लम हो रही है क्या आप लोगों को? नहीं सर ठीक है। नहीं ठीक है। No, sir. ठीक है, तो इट विल बी इक्वल टू, मतलब मैं बिना बात पे अपना गला फाड़ता था बाकी दिन, काश मैंने ऐसे ही पढ़ लिया होता, काश। चलो कितना आ रहा है ये? 79.9। तो देयरफॉर डी सर यदि कार्नोट इंजन नहीं दिया होता तो थोड़ा मुश्किल होता ना। बिल्कुल मुश्किल हो जाता, उस केस में आपको एफिशिएंसी दी रहनी चाहिए, राइट? सर मुझे सर पहले डाउट हो रहा था कि सर ये कार्नोट है या नहीं। हाँ देखो ना, मैंने आपको बताया भी कि अगर कहीं पे रिवर्सिबल बोल दें तो दैट इज सेम एज सेइंग, अभी इवन हम एंट्रोपी वाले चैप्टर में ये प्रूव भी करेंगे कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए मैक्सिमम काम
तभी होगा जब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई। हम इसको प्रूव भी करने वाला है, तो मतलब आपको समझ में आ जाएगा। रिवर्सिबल बोल देना ही इस चीज की गारंटी होती है, Q2/Q1 इक्वल टू T2/T। तो रिवर्सिबल सर मतलब बस कार्नोट। सर हम्म रिवर्सिबल तो और भी इंजन होते हैं, सिर्फ कार्नोट थोड़ी ना होते हैं। यहाँ पर ऐसा हमको लगा कि वेरिएबल ज्यादा है और ये बिल्कुल क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, इसके वजह से कार्नोट ने एज्यूम किया। सर रिवर्सिबल की वजह से नहीं, रिवर्सिबल तो और भी हो सकते बिल्कुल हैं। हो सकते हैं। मैं नो योर नेम, क्या सर? कौन बोल रहा है? अजीत? नो सर, अंकित। अंकित? देखो अंकित, ये चीज लिख लो, ये चीज मैं अभी प्रूव कराने वाला हूँ। रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन टू रिजर्वोयर will do maximum work if and only if this equation holds true. And hence आज के बाद आप, ये मैं भी प्रूव कराऊंगा एंट्रोपी पे, डोंट वरी। आपके आज के बाद आप ये याद रखेंगे कि जैसे ही एग्जामिनर ने रिवर्सिबल वर्ड यूज कर दिया, then in that case this equation holds true। अभी तक आप जानते हो एक रिवर्सिबल इंजन which says रिवर्सिबल कार्नोट हिटिंग, बट सिर्फ रिवर्सिबल बोल देना ही सफिशिएंट है उसे कि it will be Q2/Q1 equal to T2/T1 is not। We will prove it one time। सर We will मैक्सिमम understand this वर्क, once more। सर मैक्सिमम वर्क नहीं बोलेगा तो? तब नहीं, अगर रिवर्सिबल मैक्स इंजन doing maximum work only if this is done। In short, you can remember कार्नोट दिया हो, रिवर्सिबल दिया हो या इंजन डूइंग मैक्सिमम वर्क दिया, बात एक ही आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उसमें भी कहीं पे भी कार्नोट वर्ड यूज नहीं किया, बोला है रिवर्सिबल हीट इंजन। तो रिवर्सिबल हीट इंजन इज ओनली कार्नोट। रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वोयर, अभी मैं प्रूव भी करूंगा। रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वोयर के लिए ये इक्वेशन वैलिड होती है, Q2/Q1 इक्वल टू T2/T। क्वेश्चन नंबर 2, इसको डाउट है? फिर मुझे संदीप। चलिए, चलो। ये किसका डाउट था क्वेश्चन नंबर? सर युवराज। समझ में आ गया मतलब? हाँ यस सर। चलो संदीप देखो, a reversible heat engine operating between two reservoirs at temperature 600 degrees Celsius and 40 degrees। एक रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल हीट कार्नोट हीट दिया हुआ है कि इट इज वर्किंग बिटवीन T1 equals to 600 degrees Celsius, मतलब कि 873 डिग्री केल्विन, and T2 equals to 40 डिग्री से 40 degrees। 273 is my 313। कार्नोट Q1 W वर्क बोला है
ये इंजन ड्राइव कर रहा है एक रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर। तो आगे कौन है? आगे है एक और रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है बिटवीन 40 एंड -20। मतलब कि 273 अगर आप इसमें ऐड करेंगे 313 313 केल्विन। अब देखो मैंने यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाई है, मैंने इसको T2 से डिनोट किया था, वो इसको आप चाहते तो कोई T3 यूज कर सकते थे, बट मैं वेरिएबल्स बढ़ाना नहीं चाह रहा आपको, तो इसलिए मैंने T2 ही नाम दिया और मैं दे सकता हूँ क्योंकि सेम टेम्परेचर। और -20 -20 मतलब 253 253 केल्विन। एक वर्किंग सब्सटेंस है, मतलब फिर से रेफ्रिजरेटर है, और ये है, ये भी मेरा कार्बोनेट। तो अगर मान लो ये Q3 एक्सेप्ट कर रहा है, Q4 यहाँ रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। और आपको बोला है द हीट ट्रांसफर टू द इंजन इज दिस। ये 2000 किलो जूल क्या गिवन है? Q1 Q4 Q3 क्या हुआ? 2000 किलो हीट ट्रांसफर टू द। ये लाइन पढ़नी बहुत जरूरी है संदीप। देखो, द नेट वर्क आउटपुट of the combined engine refrigerator plant is 360 किलो। मान लो संदीप मैं एज इट इज ये इसमें फीड कर देता, तो ओवरऑल ये इंजन रेफ्रिजरेटर मिलाकर के कितना काम कर रहे हैं? 0, क्योंकि जितना वर्क इसने किया उतना वो का सारा इसने कंज्यूम कर यूज लिया। कर लिया। अब ये लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, मैं वो लाइन लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको शायद बताई भी थी एमसीक्यू करते हुए कि जरूरी नहीं है कि whenever an engine is driving a refrigerator तो सारे का सारा वर्क इज बीइंग फेड इनटू रेफ्रिजरेटर। ऐसा जरूर हो सकता है कि हम आधा वर्क यूज कर रहे हैं, आधा नहीं यूज कर रहे, या कुछ अमाउंट उसमें से यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर को चलाने। तो यहाँ पे गिवन है नेट वर्क आउटपुट ऑफ कंबाइंड इंजन रेफ्रिजरेटर प्लांट इज 360 किलो जूल। तो आप में से कोई इसको आइडेंटिफाई कर पाएगा कि इसका मतलब क्या है? बता सकते यस सर। Q1 minus Q2 minus में Q4 minus Q3। W1 minus W2 होगा। W1 minus W2 W1 minus मैं- W2। मैं तो सीधा देख रहा हूँ इसको कि मैं इसमें W minus 360 फीड कर रहा हूँ। बोलो। सर W1 प्लस Yes, W2 sir. ये सर ये सर वही चीज होगा। हाँ, मतलब वही होगी, बट बात समझो, मैं नंबर ऑफ अननोन्स इंक्रीज करना ही नहीं चाहता। मैं क्यों उसको W1 बोलूं, क्यों उसको W2 बोलूं, और क्यों ये लिखूं कि W1 minus W2 is 360। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हैं W1 W2 और आप एक इक्वेशन लिखना चाहते। मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलो ठीक है, आगे देखो पूछा क्या। What is the heat transfer to the refrigerant and net heat transfer to the reservoir? देखो मैं पहले लिख देता हूँ कि पूछा क्या। Q2 plus Heat Q4 transfer to the, ये क्या पूछा है? ये Q2 plus Q4 Q3 Q3 है। Q2 plus Q4 Q3 और कोई आंसर? सर एक बार फिर के साथ कि अभी क्या पूछा है? Q4 Heat- minus Q3 Q3 सीधा सीधा पूछा है कि रेफ्रिजरेंट कौन? वर्किंग सब्सटेंस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। यस सर, Q3 रेफ्रिजरेंट क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस। तो कितना हीट ट्रांसफर कर रही है रेफ्रिजरेंट? कितना हीट ट्रांसफर? Q3। तो आपसे Q3 पूछा है Q3, और क्या पूछा है? एंड नेट हीट ट्रांसफर लिख देता हूँ। और क्या पूछा? नेट हीट ट्रांसफर टू रिजर्वोयर एट फुट, रिजर्वोयर एट
40 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा? नेट हीट ट्रांसफर बाय दिस कंबाइंड मशीनरी। Q2 plus Q4। तो ये दो चीजें पूछी, एक तो आपको निकालना है Q2 प्लस Q4, Q2 प्लस Q4 और एक Q3। मतलब कि अगर ये भाई साहब को निकाल लूं, इसको निकाल लूं, 3 अननोन निकालना, ये देना और बहुत सारी इक्वेशंस करना। शुरू करें संदीप? यस सर। यस सर। संदीप कैसे करेगा ये सर, क्वेश्चन? थोड़ा सा तो सबसे दिमाग पहले- लगा ले यार। एक बात सबसे पहले बताओ, W1 लगाना। देखो Q1 by ये Q2 पता निकाल है, देंगे सर। ये पता है, ये पता Q1 है, by देख Q2। लो। सर आप तो इससे ये, हाँ बोलो बेटा। सर आप इसको नीचे ही एक्सटेंड करके ऐसा T1 T2 उसके बाद नीचे T3 और वर्किंग सब्सटेंस जो मतलब उससे जो वर्क डन निकल रहा है उसको डायरेक्टली रेफ्रिजरेटर में इन नहीं कर सकते क्या? मतलब मैं तो आप लोगों से पूछ ही रहा हूँ कि कैसे करना है। अच्छा आप क्या कह रहे हो कि क्या बोलना चाह रहे हो? सर सॉरी सर, इंटरनेट इशू। सर आपका वीडियो रुक रहा है शायद। यस चलो, सर, ठीक। आपका भी वीडियो। हाँ, आपका वीडियो रुक रहा है सर कभी कभी। सर वो कह रहे हैं ना कि जैसे जो T2 है 40 डिग्री सेल्सियस, उसको एक ही मतलब एक सीरीज में ऐसा कुछ सीरीज मान में, लेते हैं, yes, sir। इंजन और तो उससे भी वही है, सेम ही चीज है शायद। मैंने भी सोचा था कुछ। एक ही बात, एक ठीक है, वो बात एक ही है, ठीक है। यूजुअली ऐसे लगाना अच्छा रहता है क्योंकि सीधा सीधा वर्क फील्ड दिखता है। तो वो सिर्फ विजुअल इंटरप्रिटेशन के लिए है ना? हाँ मतलब मुझे ऐसा विजुअल इंटरप्रिटेशन अच्छा लगता है, बट है तो यही जो ये अच्छा है, है। वो एक्चुअली ये यही बिल्कुल ओके सर। ठीक है ना। अभी तो इसको T2 बोला है, ये सेम रिजर्व है। चलो हाँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे Q2 तो मैं तुरंत निकालूंगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैं बोलूंगा मेरा इंजन जो है वो कार्नोट है, सो आई कैन यूज दिस कंडीशन। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। आगे जाके मैं प्रूव करूंगा। कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है Q2 by Q1 equal to T2 by T। मतलब ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क, जो कि कार्नोट से हम प्रूव भी करते हैं। Q2 by Q1 equal to Q2 will be equal to Q1 into T2 by T। Q1 is 2000 kJ। This is 313 कैल्विन, that is 873 कैल्विन into कितना kJ? 717 717.07 707.07। ओके जी, थैंक यू। तो संदीप मेरे को Q2 मिल गया। This Yes, comes sir। out to be equal to 717.07 kJ। ओके, अब क्या W1 निकल जाएगा जल्दी से? W आ सकता है क्या? W Yes, कितना sir। होगा? यस सर, Q1 यस minus सर। Q2। हाँ वो W कितना? सर का वीडियो रुक रहा है क्या और सबको? आपका नेटवर्क हुई क्या? सर सर, का आप- वीडियो ब्लर हो रुक रहा रहा है है। सर। आपका ब्लर हो वीडियो रहा है रुक सर। रहा है। वॉइस भी आपकी नेटवर्क हुई क्या? नेटवर्क कम है ना सर का, वो देखो रेड अभी येलो हो गया, अभी ठीक है। देखो अभी ठीक है, कर लो भाई कोऑपरेट। ब्लर आ रहा है सर अभी। आज नहीं सर, ब्लर आ रहा है सर। सर एक्चुअली वीडियो पूरी ब्लर आ रही है। अब कुछ ठीक हुआ। आज सारे वैसे ही नेटवर्क है ना। फिर गया गड़बड़। प्रोटेस्ट की वजह से शायद सारी जगह पे जैमर लगे। यस सर। देखो सुनो, तुम लोग कोऑपरेट करो, अगर फिर भी गड़बड़ होती है तो देखते हैं। अभी ये दिख रहा है ना सबको? अब दिख ही नहीं रहा है ना। नहीं मेरे दिख को रहा है तो सर, पूरा ब्लर है। ब्लर आ रहा है। सर बहुत ब्लर आ रहा है, रीड करने में बिल्कुल मतलब रीड नहीं कर पा रहे। अच्छा तो फिर एक सेकंड होल्ड करो, मैं अभी आ रहा हूँ। एक
देखो कुछ हुआ बेटर? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अगर अभी भी दिक्कत हो तो बताओ। आई चेंज माय नेटवर्क। अब बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब क्लियर हो गया सर बिल्कुल। अरे तुम लोग क्या चाहते हो? 2-3 महीने मेरी तबीयत खराब रही क्या? कृतिका, नहीं क्या चाहते हो भाई? मेरे को डरा क्यों रहे हो तुम लोग? तुम लोग दुआ करने की बजाय तुम तो सालों 2-3 महीने के लिए सीधा बंद कर दी क्लास है कृतिका। नो सर, आई थिंक आई मिस हियर्ड इट, सॉरी सर। हैं? सर इसीलिए तो मैं क्लियर की पूछने में, फिर मैं तो ठीक है, मतलब 2-3 यार, बाप रे भगवान। चलो ठीक है, देखो तो Q2 आ गया। W बता रहे थे आप लोग, W कितना होगा? 2000 माइनस 717 इट विल बी 1283। 1283। ठीक है, 1283। और मतलब फिर ये वाला वर्क कितना होगा? इसमें से 360, 922.93। ठीक है, 22.9। यस तो मतलब ये वर्क आ गया, कितना किलो जूल आ गया। अब सोचो, अब क्या करें? मुझे ये Q3 अलग by निकालना है, Q4, ये Q3 by हाँ, Q4 से उससे 3/4। कर लेंगे। पहले W2 देखो निकालेंगे। Q3 by Q4 it is equal to T3 by T2, right? तो Q3 is equal to T3 by T2। अच्छा, मुझे इनमें से बट किसकी जरूरत है वैसे? मुझे इनमें से किसकी जरूरत है? Q4 और दोनों की Q3 जरूरत दोनों है। हाँ की है, इससे दोनों। Q4 की जरूरत है, Q4 की बस। अच्छा, दोनों ही चाहिए क्या? दोनों हाँ, चाहिए। Q3 Q3 भी चाहिए। तो पहले ऐसा करो, Q3 को सब्स्टिट्यूट करो। आप क्या करो कि जो ये W2 वर्क है, दिस इज नथिंग बट कितना होगा ये? Q4 Q4 minus माइनस Q3। Q4 Q। माइनस Q3। तो यहाँ पे Q3 को आप सब्स्टिट्यूट कर लो, तो ये आ जाएगा Q4 minus T3 by T2 into the Q4, and hence Q4 will be equal to W2 T2 minus T3 into the T2। तो निकाल लो यहाँ से, Q4 will come out to be equal to W2 into the T2 over में T2 minus T3। कितना आ रहा है बेटा? 4814.61 किलो जूल। 4814.61 किलो। ओके, ऐसे ही फिर अब आप Q3 निकालेंगे। Q3 आप इस एक्सप्रेशन को यूज करके लेगा 3891 नहीं 3891.68। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? नेट हीट ट्रांसफर Q2 प्लस Q4, इसको और इसको ऐड कर कितना हो जाएगा? 5531.7। और ये कितना आ जाएगा? Q2 करके निकाल दिया 3891.68 किलो। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए और सी। A is correct, yes, A and C। हाँ सर, B is जो correct। राइट साइड में, बोलो। हाँ जो राइट साइड में हमने जो Q3 by Q4 इक्वल T3 by T2 करके उसमें सब्स्टिट्यूट किया है, निकाले ना, तो उसमें हम रेशियो निकल जाता है T3 by T2 हमें पता है ना। तो उसका जो कॉमन रेशियो आता है उसके एक्स टर्म में लेके उसे वार के साथ इक्वेट करा देते वही किया, तो बिल्कुल वही किया। ठीक है, एक तरह से वही किया। चलो तो सर नोट एक करो, आगे छोटा सा बोलो। डाउट है हाँ बोलो। सर, यहाँ पे हम W1 plus W2 इक्वल टू 360 किलो जूल क्यों नहीं लिए? मतलब W1 माइनस W2 क्यों लिए? अच्छा, लिख देते W1 plus W2 इक्वल टू 360 लिख देते। अगर ये भी इंजन होता तो हम क्या कहते? इंजन 1 W1 काम कर रहा है, इंजन 2 W2 कर रहा है, और टोटल वर्क कितना हो रहा है? W1 plus W2 इक्वल्स टू 360। बल्कि यहाँ क्या है? यहाँ W1 तो ये काम कर रहा है, W2 ये कंज्यूम कर लेता है। W1 तो ये काम कर रहा है, उसमें से ये W2 कंज्यूम कर ले रहा है। कंज्यूम करने के बावजूद ये कंबाइंड मशीनरी हमको कितना काम दे रही है? ओके सर, थैंक यू फिर सर। मैंने ना उसको W1 प्लस W2 करके ही बनाया था, तो मतलब ऑटोमेटिकली वो साइन के साथ आ गया, इसलिए कोई इशू नहीं हुआ था। और सर हम W1 W2 की वैल्यू रख के कर दिए थे, वो वेरिएबल लिया ही नहीं थे। जो Q1 Q2 है हम लोग के पास उसी से किए थे, तो भी मतलब आ गया था।
हाँ आ जाएगा, जब Q1 दिया हुआ है उससे Q2, Q1 माइनस Q2 से W, फिर आप क्या कहोगे, ये इतना काम कर रहा है बट 360 फिर भी बच जा रहा है, मतलब इसको कितना जा रहा है, इसको इतना जा रहा है, तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। चलो सर क्वेश्चन नंबर, हाँ मैंने ये ऐसे किया था कि मतलब W1 नेट क्या होगा, वर्क डन W1 प्लस W2, तो W2 तो काम यूज कर रहा है ये, तो वो अपने आप नेगेटिव नहीं हो जाना चाहिए। अपने आप कैसे होगा, तुम्हें वो मानना पड़ेगा ना फिर कि W2 इज नेगेटिव। मान लो आप ये W1 मान रहे हो, ये W2 मान रहे हो, तो W1 प्लस W2 कैसे 360 लिख सकते हो, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड। ये आप याद रखो, इंजन और रेफ्रिजरेटर के केस में ये सब क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड, राइट? तो यू हैव टू राइट प्रोपोज। चलो अज्यूमिंग कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया होगा, लेट मी जंप टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज गुड क्वेश्चन, किसी का भी हुआ? यस सर, हो गया। यस सर। चलो देख लेते हैं किसका डाउट है क्वेश्चन नंबर 4। सर मेरा पुरुषार्थ। चलो देखते हैं, आंसर तो लेते हैं पर समझ नहीं पा रहे मेथड सही लगाए कि नहीं। ठीक है डिस्कस कर लेते हैं। ओवरऑल रिव्यू क्या है आप लोगों का 2 चैप्टर्स का, आप लोग कुछ सीखे हो इन 2 चैप्टर में? बहुत कुछ। यस सर, बहुत अच्छा। बहुत कुछ। क्वेश्चन प्रैक्टिस सर ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे अदा किया, ये जो क्वेश्चन प्रैक्टिस थर्मो में ज्यादा क्वेश्चन किया हूँ सर, मतलब ऐसा लग रहा है थर्मो ही आ रहे हैं सपने में। थर्मो में क्वेश्चंस कम तो नहीं हो रहे, सिर्फ ऐसा तो नहीं लग रहा कि कम हो रहे हैं क्लास में? नहीं सर, लेकिन क्लासेस जैसे बंद रहेंगी ना सर 2-3 दिन, तो उसके लिए सर आप क्वेश्चन का कुछ अगर डाल देते हैं ना, मतलब सोर्स तो वो करते रहते हैं बीच बीच में। हाँ असाइनमेंट सर गर्ग बंसल घोष सर बुक सोर्स तो उससे कर सकते हैं क्या? जरूरत नहीं है, सुनो मेरी बात सुनो, ये दोनों ये असाइनमेंट नंबर 6 तक अगर हो गया है तो बस रिवाइज कर लो, बाकी जो सब्जेक्ट की क्लास चलेगी उन पर भी ध्यान दो। ओके सर। जरूरत नहीं है, तुम लोग गर्ग बंसल घोष पढ़ लेना बाद में, बट अभी फिलहाल तुम जैम निकालने देंगे। A Carnot engine of efficiency eta is used to drive a heat pump of heat of performance, coefficient of performance beta. तो इसका eta उसका beta, तो अभी तक तो यही गिवन है यार कि Carnot engine is driving a heat pump। इस क्वेश्चन का पढ़ के कहीं भी लग रहा है कि Carnot engine driving a Carnot heat pump? अभी तक नहीं है, ठीक है। इसकी efficiency eta, इसका coefficient of performance डायग्राम बना देता हूँ, उससे पहले पढ़ लेता हूँ। बोथ ऑफ देम आर वर्किंग बिटवीन सेम T1 T2 एंड T1 इज ग्रेटर देन, मैं डायग्राम ऐसा कुछ है। T1 बना लो, हॉट रिजर्वोयर, T2 बना लो, कोल्ड रिजर्वोयर, नीचे इसने W काम किया, इसने W का W ले लिया क्योंकि दिया हुआ है कि इज ड्राइविंग हीट, और आगे कहीं पे भी ये नहीं गिवन कि भाई आधा वर्क फीड कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट पे पूरा ही फीड कर रहा होगा। मान लो ये Q1 ले रहा है, ये Q2 ले रहा है, तो ये कोई Q3 ले रहा होगा, जरूरी थोड़ी ना Q2 ले रहा, और ये कोई Q4 दे रहा होगा, दे कैन बी डिफरेंट। इसका ईटा, हाँ बोले। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं, अच्छा ठीक। अब पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आपका, हमसे पूछा ईटा बीटा, ईटा बाय बीटा होगा तो देखो ईटा क्या होगा, ईटा विल बी इक्वल टू W 1 माइनस T2 by T1, मतलब कि हाँ Q1 माइनस Q2, मतलब कि 1 माइनस Q2 by Q1। ये तब होता जब ये नॉर्मल होता, बट ये तो गिवन है आई, यस तो सर। ईटा ये सब होगा, ठीक है। तो बीटा क्या होगा, बीटा विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये हीट पंप है, हीट पंप ज्यादा एफिशिएंट जब कहलाएगा जब ये ज्यादा हीट गर्म रूम को दे कम रहा से होगा। कम वर्क में Q4 ओवर में W, वेरी गुड, Q4 ओवर में W, और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर लिखना चाहूँ तो Q4 ओवर में W की जगह लिख सकता हूँ Q4 माइनस Q3।
Q3, yes sir. तो आप देखेंगे कि दिस क्वेश्चन कैन नॉट बी मेड until or unless I assume one thing, and that is this heat pump is कैसा heat pump? Ideal. Carnot, ठीक है. The reason is कोई भी ऑप्शन बन ही नहीं पाएगा, कोई भी ऑप्शन नहीं बनता, चारों ऑप्शन में कोई भी करेक्ट नहीं होगा अगर आप इसको कार्नोट ना माने. तो अज्यूमिंग दिस टू बी कार्नोट दिया होना चाहिए. अज्यूमिंग दिस टू बी कार्नोट हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से कि Q4 by Q3 क्या होगा? कह सकते हो Q4 by Q3 T1 by T2. मैंने Q3 by Q4 नहीं पूछा, Q4 by Q3 it will be T1. तो it will be T1 ओवर में, ठीक है. और ये भाई साहब क्या है, ये देखो जरा. So therefore eta into में बीटा आपको दिख रहा है कि किसके बराबर है? 1. And hence option A is correct and B is wrong. देखो मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में भी ऐसी गलतियां प्रोबेबल है. आपने देखा भी है अभी तक टिफर के एग्जाम में, जैम, एफसीयू में तो बहुत प्रोबेबल है. जेएनयू में भी कुछ एक दो क्वेश्चन है. तो एग्जाम के दौरान अपने आप को इतना भी रजिस्टेबल मत, एक बार तो बिल्कुल ध्यान से सोचना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा ये मिस्टेक हो सकता है एग्जामिनर ने क्वेश्चन ही, जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था ना, किसका किया था, जेस्ट का किया था, जिसमें नॉर्मल इंजन वाज ड्राइविंग आइडियल डेफिनेशन. यस सर. तो अगर वहां ऐसा कुछ है कि वो क्वेश्चन में जान के वो ट्रैक फंसाया हुआ है, तो फिर पहले तो यही सोच के चलोगे कि ट्रैक, फिर देखोगे कि ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, तो मेरे को तो मजबूरी में एज्यूम करना कराओगे. उसके बाद फिर तुम बस कर आना, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी है, तुम्हें मार्क्स मैं दिलाऊंगा. पिछली बार भी मैंने अपने पूरे इंस्टीट्यूट के हर बच्चे को 2 क्वेश्चन में मार्क्स दिलाए, जैम के 2 थर्मल क्वेश्चन. आईआईटी वालों की आंसर की चेंज करवाई थी मैंने अकेले ने. और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन पे जितने भी थर्मो के टीचर्स हैं, सब लोग आईआईटी वालों के क्वेश्चन से सहमत थे, उनकी आंसर की से सहमत थे. आई वॉज अलोन. उस भीड़ में मैं खड़ा था, मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ. उस भीड़ में मैं अकेला खड़ा था और मैं कह रहा था नहीं ये 2 आंसर्स गलत. मतलब देखो कोई 2 क्वेश्चन थे, मुझे एग्जैक्ट नंबर भी याद नहीं, मान लो ऐसे कुछ 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये भी थर्मो का, ये भी. इसका जो आंसर आपके जैम वालों ने दिया था वो मैच कर रहा था विद ऑल, मैं बता रहा हूँ, विद ऑल द इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, कि आंसर की जो इंस्टीट्यूट्स ने आंसर की निकाली उससे मैच कर रहा. राइट. मतलब ऐसा होता है कि शुरू में तुम लोग जैम का पेपर देकर आते हो, तो वो हमें तुरंत नहीं मिलता वो पेपर, क्योंकि वो सबमिट हो जाता है, आप वहीं पे सबमिट करते हो, तो आप लोग आके बताते हो कि सर ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, बस हम आइडिया लगाते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ आएगा. विद इन अ फ्यू डेज जैम वाले क्वेश्चन पेपर रिलीज करते हैं. जैसे ही क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है तो इंस्टीट्यूट्स में एक रेस लग जाती है कि हम पहले आंसर की निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे. तो जब हमने आंसर की निकाली तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मेरा बिल्कुल डिफरेंट था. मेरा आंसर डिफरेंट था फ्रॉम ऑल द अदर इंस्टीट्यूट्स. जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सबने मिलकर के कुछ आंसर निकाला, मेरा कुछ और आंसर. हम इंस्टीट्यूट पे बैठे थे तो दे आजमी की सर एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लो. तो चलो मैंने कहा चलो आप बोल रहे हो तो आई क्रॉस चेक इट. मैंने कहा हो ही नहीं सकता ये, दिस शुड बी द आंसर. ऑफिशियल आंसर किया. मैं तुमको लोगों को दिखाऊंगा ये सारी चीजें, ये 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा. ऑफिशियल आंसर किया ही, वो आंसर मैच कर गया दूसरे इंस्टीट्यूट के आंसर की के साथ. ठीक है. उसके बाद चैलेंज करने का टाइम है, सुनते जाओ. इसके लिए 4 पेज सॉल्यूशन बनाया, इसके लिए 4 पेज सॉल्यूशन बनाया, अच्छे से समझाया. उन्होंने दोबारा आंसर की निकाली. ऑफिशियल आंसर की के बाद वो दोबारा चेंज करके निकालते हैं, चैलेंज करने का मौका देते हैं. दोनों क्वेश्चंस का आंसर वो ही डाला अब उन्होंने जो मैंने शुरू में अपनी आंसर की में डाला. बात समझ में आई? यस सर इतना सर. बड़ा सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका 4 पेजेस का. है. और वो दोनों क्वेश्चंस में तुम लोगों को मैं बोल के बता रहा हूँ, आई विल बी गिविंग यू इन द टेस्ट. ठीक है. क्लास टेस्ट जब भी आपका होगा, और वो दोनों क्वेश्चन हम मुझे याद नहीं है, शायद एक एबिकोटी का था, एक किसका था. जब भी उस पोर्शन का क्लास टेस्ट होगा
ये क्वेश्चन आपके टेस्ट में रखेंगे और देखते हैं तुम क्या ठीक कर सर और मैंने अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को मार्क्स दिलाए। चलो तो ईटा बीटा इज 1, तो ईटा, तो मैं यही कह रहा था ऐसे क्वेश्चंस आपके भी फेस होंगे, ऐसा नहीं है, आप भी इतने सारे एग्जाम देने वाले हो, जैम, जेस्ट, पेपर। इवन हमने आपकी बार जेस्ट में भी 2 क्वेश्चंस को चैलेंज करा, पेपर में नहीं किया था, पेपर का बिल्कुल सही था। जेस्ट में मैंने 2 थर्मो के क्वेश्चंस को चैलेंज करके उनकी आंसर की भी चेंज, और ये मैं सालों से करता है। आई एम वेरी प्राउड टू से कि यस, टच वुड, माय नॉलेज इज एट पार विद द नॉलेज ऑफ जो वो जैम वाले क्वेश्चन पेपर में। तो हाँ देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप बस अटेम्प्ट कराना, उसके बाद तुम्हें मार्क्स दिलाना मेरी जिम्मेवारी है थर्मो। अब ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, सी और डी देखो। नेट हीट गोइंग आउट ऑफ द हॉट रिजर्वोयर कितना होगा आपको पता है? अगर ये भी आइडियल है 0 और ये भी आइडियल है, ऐसा केस हम वहां भी कर चुके हैं जेस्ट वाले क्वेश्चन में, जब इंजन वाज यस सर ड्राइविंग अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है? 0 था। हाँ 0 होगा, मतलब नेट हीट Q1 माइनस Q4 कितना होगा? दैट विल बी 0। Q2 माइनस Q3 भी 0 होगा, मतलब इफेक्टिवली कुछ हो ही नहीं रहा होगा। बट बता सकते हो अगर ये CL आइडियल होता, अगर ये आइडियल होता और मान लो ये नॉर्मल, ये इस तरह तभी तो तो नहीं होता। Q1 माइनस Q3, Q1 माइनस Q4 पॉजिटिव होता या नेगेटिव? अगर ये आइडियल होता और ये नॉर्मल? सर नेगेटिव नेगेटिव होता था, नेगेटिव वेरी होता था। गुड, बस मजा आ गया। नेगेटिव, अगर ये समझ के बोला है तो मजा आ गया। यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज आपको मिल जाए। Q1 माइनस Q4 विल बी नेगेटिव अगर ये आइडियल और नॉर्मल होता। अगर ये नॉर्मल होता या आइडियल होता तो ये यस सर। सर एक बार और से सर बोलिए इसको। सर इसमें लेकिन बेटा सुनो, इसमें समझने का कुछ नहीं है, समझा देता, नहीं बोलना चाह रहा था। जेस्ट वाला जो क्वेश्चन कराया था उसको एक बार फिर रिलीज देखता। हाँ बोलो बेटा, पूछ रहा है। सर ये कह रहे थे कि आप ये जो होमवर्क दिए थे ना कि आइडियल इंजन ड्राइविंग नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है, उसके टर्म में फार्मूला निकालना था, वो ना एक टर्म एक्स्ट्रा आ रहा था, मतलब ऐसा हो नहीं पा रहा था, Q3 बच जा रहा है, सॉल्व हो अच्छा नहीं चलो पा रहा है देख वो। लेंगे उसको, देख लेंगे कभी, उसको और दोबारा सर फिर देख। इस क्वेश्चन को ना हम आपके कॉन्सेप्ट से किए थे कि मतलब अगर नॉर्मल भी दे रखा है इंजन तो सर ईटा हमेशा लेस देन 1 होगा, हाँ ईटा तो चाहे हमेशा लेस देन 1 कार्नोट और के केस में भी होगा। हाँ, और बीटा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो सर हाँ बी ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया, मतलब ईटा बाई बीटा कभी 1 नहीं आ सकता। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फिर उसके बाद बस एक सो उसके बाद मैंने ये करा था कि उसके बाद ऑप्शन के कॉम्बिनेशन को चेक करा कि अगर अच्छा ईटा देखो, लेस देन हाँ 1 है देखो सुनो और सुनो, ये तो बिल्कुल सही बोला पुरुषार्थ ने कि अगर ये आइडियल होता, ये नॉर्मल होता तो ऑप्शन बी नहीं सही, कभी नहीं हो सकता सही। ऑप्शन सी देख लो, ऑप्शन सी और डी कभी भी सही नहीं हो सकते अगर इन दोनों में से एक नॉर्मल हो जाए। हो सकते हैं कभी 0 हो सकते हैं? नहीं, नहीं। मतलब इफेक्टिवली कुछ ना कुछ हो रहा होगा अगर इन दोनों में से कोई एक भी नॉर्मल हो जाए। दोनों हो जाएंगे तब भी Q1 माइनस Q4 इज नॉन जीरो, Q2 माइनस Q3 इज नॉन। ये Q1 माइनस Q4 जीरो सिर्फ तभी होगा जब ये आइडियल आइडियल, ये भी इन दोनों का नेट भी जीरो तभी होगा जब ये आइडियल। गुड। तो मान लो ये सही में आइडियल इंजन ड्राइविंग अ नॉर्मल हीट पंप होता, तो इस केस में बी सी डी तो कभी करेक्ट नहीं होता, ऑप्शन ए फिर भी करेक्ट हो सकता था अंडर सम सिनेरियो, अंडर सम केसेस, अंडर सम सुटेबल वैल्यू ऑफ T1 T2 Q3 Q4। चलो तो अब मैं जंप कर रहा हूँ न्यूमेरिकल आंसर टाइप। न्यूमेरिकल आंसर टाइप पे अज्यूमिंग यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? थर्ड का आंसर गलत आ रहा है सर, 1.81 आ रहा है सबका, 1.08 आंसर दिया है सर 1.08 आ तो रहा है सर, लेकिन ना वो निंजा टेक्निक लगाने से आ रही है सर, मतलब ऐसे ही वो Q3 बाई Q1 का रेशियो ले लिया तो सर 1.08, और वो समझ नहीं आ रहा कि उन्हीं का रेशियो क्यों लिया, जबकि पूछा तो वो नहीं है। देखते हैं,
मेरे हिसाब से आंसर यही होना चाहिए। चलो देखिए, ऑल्दो आई एम टेलिंग यू 1 2 भी अच्छे हैं, अगर किसी ने ट्राई नहीं किए तो कर ले। अच्छा, ये वाली ट्रिक कैसी लग रही है कि हम पहले चैप्टर का सारे एमसीक्यूज फिनिश कर लेते हैं पार्ट वाइज, इस टॉपिक के ये एमसीक्यू, इस टॉपिक के ये एमसीक्यू, इस टॉपिक के ये, और फिर बाद में आपको कंबाइंड वे में एमएसक्यू और एनएटी दे दिए जाते हैं। कैसा लग रहा है ये? ठीक लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है ये। अच्छा लग रहा है सर। चलो ठीक है, good। सर हाँ बताओ। एनईटी का क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बार बता दीजिए। एनएटी का फोर्थ, हाँ ठीक है, अभी तो थर्ड है, फोर्थ भी देखो। ओके, ये क्वेश्चन तो 1.08 ही आ रहा है। हाँ थर्ड में 1.08 ही आएगा। चलो देख लो। A heat engine is used to drive a heat pump। मतलब अभी तक कहीं पे भी कार्नोट नहीं दिया हुआ, मतलब ये मशीनरी ऐसी कुछ है। A heat engine used to drive heat pump। Heat transfer from heat engine। हीट इंजन की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है, एंड फ्रॉम हीट पंप आर यूज्ड टू हीट वाटर सर्कुलेटिंग थ्रू रेडिएटर ऑफ अ बिल्डिंग। देखो मैं लाइन लिख देता हूँ पहले, हो सकता है किसी को क्वेश्चन ही समझ ना आए, लैंग्वेज समझनी जरूरी। ये लाइन समझ नहीं आ रही। यस सर। ट्रांसफर, समझ लो इस लाइन को, फ्रॉम अ हीट इंजन and from the heat pump are used to heat water circulating through radiators of a building, are used to heat water circulating from radiators of a building। इस लाइन को समझो जरा, पहले मैं ये असेंबली बना लेता हूँ। अच्छा, कहीं पे भी गिवन है कि ये दोनों जो इंजन्स हैं और इंजन और ये जो हीट पंप है ये सेम टू सोर्स और सिंक में काम कर रहे हैं? नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो मैं जनरल केस लेकर चलूंगा। इंजन है, T1 और T2 के बीच में काम कर रहा है। इंजन Q1 हीट लिया, Q2 रिजेक्ट किया, W वर्क कर दिया। इट इज ड्राइविंग अ हीट पंप। W का W मैंने फीड कर दिया एक हीट पंप। हीट पंप किन किन के बीच में काम कर रहा है? T3, मान लो कोई T3 और T4, क्योंकि कहीं पे भी नहीं दिया हुआ इंजन एंड हीट पंप आर वर्किंग बिटवीन सेम सोर्स एंड सेम सिंक, तो ऐसा नहीं है कि ये भी T1 और T2 के बीच में काम कर रहा है। तो मैं जनरल केस लेके इसको T3 लिया है, तो इजी रखने के लिए मैं इसको Q3 ले रहा हूँ, अदरवाइज कुछ भी रख लो, ये तो सिर्फ नोटेशन है। ओके, इस इंजन की एफिशिएंसी ना 27%, मतलब कि 0.27 गिवन। बट क्या ईटा को 1 - T2/T1 लूंगा? अभी तक तो नहीं लूंगा, क्योंकि कहीं भी नहीं गिवन कि ये इंजन आइडियल इंजन। पहले कोशिश करूंगा नॉर्मल इंजन ड्राइविंग अ नॉर्मल हीट पंप से ये क्वेश्चन हो जाए। नहीं बन रहा तो फिर मैं इसको आइडियल फिर मजबूरी में मानूंगा, ठीक है। आगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस गिवन है इसका 4। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी क्या होता है? Q3 बाय में Q3 में ईटा क्या होता है? W बाय में Q1, ठीक है। अब पूछा है रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर ओवर में। अब देखो, समझो, पहले बात समझो। कौन हीट पंप को कौन चला रहा है? क्या हीट? अच्छा एक सेकंड होल्ड करो। हाँ बताओ बेटा, हीट पंप को कौन चला रहा है? W। हीट इंजन इंजन
इंजन को, मतलब हीट पंप को इंजन चला रहा है, और इंजन को कौन चला रहा है? इंजन को क्या, इंजन को क्या ये, हाँ मतलब इंजन को ये हीट ट्रांसफर ही तो चला रहा है। मतलब यहाँ से Q1 आया, यहाँ से Q1 आया, कुछ रिजेक्ट कर दिया, कुछ काम कर दिया। मतलब जो ये हीट ट्रांसफर हो रहा है यही तो इस इंजन को चला रहा है, और ये इंजन जो वर्क कर रहा है वो हीट पंप को चला रहा है। इस हीट पंप का क्या काम है? किसी चीज को हीट करना। मतलब कि ये बोल सकते हैं हीट पंप का काम है किसी चीज को हीट करना। हीट पंप को चलाने के लिए इंजन की हेल्प हो रही है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल इस इंजन और हीट पंप की असेंबली का काम क्या है? किसी चीज को हीट करना। तो एक तरह से यही तो लिखा हुआ है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हीट इंजन, हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हीट इंजन is used to drive heat pump, and then heat pump is used to heat water. बोलो, इसका मतलब बता सकते हो यहाँ पे वाटर कहाँ रखा हुआ है? इन चारों में से वाटर T3 में बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस यहाँ वाटर रखा हुआ है, इसको हमें हीट करना है। इसको हीट करने का काम किसका? हीट पंप का। हीट पंप को कौन चला रहा है? इंजन। इंजन कैसे चल रहा है? हीट ट्रांसफर के कारण। तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हीट इंजन एंड फ्रॉम द हीट पंप, मतलब इन दोनों का कंबाइंड काम है पानी को गर्म करना। पानी यहाँ पर है। अब देखो पूछा क्या है, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर टू द ओवर में हीट ट्रांसफर टू हीट इंजन। देखो हीट ट्रांसफर टू वाटर ओवर में हीट ट्रांसफर टू इंजन। मुझे बता सकते हो व्हाट ओवर व्हाट पूछा है? Q3/Q1। तुरंत दिख रहा है हो क्या? जाएगा Q3/Q1 कैसे निकालना है? दिख रहा है क्या कैसे निकालना है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। लैंग्वेज पढ़ना, लैंग्वेज समझना कई बार ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है देन डूइंग द क्वेश्चन। So therefore Q3/Q1 is nothing but eta into beta. Eta given है, beta given है, 5 given है क्या? 4। कितना आ रहा है बेटा ये? 1.08। सर 1.08। तो कोई निंजा टेक्निक नहीं यूज करते। सर वही लैंग्वेज में सर वो कंबाइंड था ना सर, वही मैंने सोचा कि कंबाइंड वर्ड लाइक हमने सोचा। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अप टू 2 डेसिमल पूछा है, वैसे मान लो इसमें पूछ देता अप टू 1 डेसिमल, तो आंसर 1.1 लिखते हैं। ठीक है 1.1। यस सर। अच्छा एक मिनट, मैं जस्ट अभी 30 सेकंड्स का ब्रेक, जस्ट श्योर। अच्छा यार सॉरी फॉर दैट ब्रेक। हाँ बताओ, कोई कुछ पूछ रहा था इसमें? यस सर। सर ये हीट ट्रांसफर फ्रॉम हीट इंजन समझ नहीं आया सर, ये क्या दिया है सर? हीट ये सिर्फ एक बोलने का तरीका है कि इंजन में जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है और साथ में जो भी हीट पंप में हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसका नेट यूज, इस नेट मशीनरी का, इस कंबाइंड मशीनरी का यूज हम किस चीज में कर रहे हैं? ठीक है। और आपको पता है कि हीट पंप इज एक्चुअली यूज्ड टू हीट समथिंग। तो मतलब पानी कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पर।
और हीट पंप किसके कारण चल रहा है? इंजन के कारण। तो मतलब ओवरऑल यही तो बोलेंगे कि इंजन और हीट पंप मिल करके पानी को हीट कर रहे हैं या नहीं, यही तो बोलेंगे। यस सर यही लैंग्वेज सर समझ में नहीं आ रही सर क्वेश्चन में, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस इतना समझ लो, जिसको डाउट्स होंगे वो ही कल को ये रेस जीतने वाला है, ठीक है। डाउट्स है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। डाउट्स है तो यू आर समवेयर अहेड ऑफ अदर्स जिसको डाउट्स नहीं है, मान के चलो। सर हाँ सर क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सर्कुलेटिंग वाटर, और अगर सर जो वाटर बिल्डिंग में ट्रेवल कर रहा है तो सर उसको दो चीजें हीट कर सकती हैं। एक तो जो हीट पंप से हीट निकल रहा है Q3 वो, और ये जो इंजन का हीट रिजेक्ट हो रहा है ये भी तो उसको जाके गर्म कर हाँ सकता है कर ना। सकता है, बिल्कुल कर तो, सकता है, बट दिस इज वेस्ट हीट व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेस्ट हीट। तो दिया नहीं था सर, तो हम इस रेशियो को Q2 प्लस Q3 मतलब हाँ Q2 प्लस Q3/Q1 निकाले हैं। बट चलो ठीक है, इस बॉडी का टेम्परेचर क्या है? T2। इस बॉडी का टेम्परेचर क्या है? T3। मतलब क्या ये बॉडी और ये बॉडी सेम है? जरूरी नहीं है, इट कैन बी डिफरेंट बॉडी। दिस इज मैटर, दिस कैन बी सम अदर बॉडी। ठीक है चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किसी का हुआ क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। यस सर आदि आया है? आदि यस सर। हो गया बेटा? यस सर। चलो गुड। आदि कौन सा कॉलेज है? उत्कल यूनिवर्सिटी। हाँ उत्कल यूनिवर्सिटी। उत्कल यूनिवर्सिटी कहाँ पढ़ती है बेटा? ओडिशा। सॉरी ओडिशा। ओडिशा, ओके। चलो गुड। Question number 4. In heat engine receives half of its heat supply at 1000 Kelvin and half at 500 Kelvin, while rejecting heat to a sink at 300 Kelvin. Maximum possible efficiency of this heat engine is what? चलो देखो, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चे पूछ सकते हैं। सर ये लैंग्वेज प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ में एक्सपेक्ट कर रहा था कि बच्चे पूछ सकते हैं और आपने पूछ लिया। सर फ्रीजर वर्ड जहाँ पे यूज होता है सर, वो फ्रीजर तो सर मतलब कोल्ड सोर्स जो रहता है उसकी बात कर रहा होता है ना? फ्रीजर देखो, रेफ्रिजरेंट तो वर्किंग सब्सटेंस है, रेफ्रिजरेंट। यस सर, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं उसको, उसमें लिखा था क्वेश्चन में। फूड आइटम जो होते हैं वो हमारे कोल्ड रिजर्वोयर में रखे हुए हैं जहाँ से हीट निकालनी होती है। सराउंडिंग हमारा हॉट रिजर्वोयर है। फ्रीजर में किस लिए होगा? फ्रीजर। हाँ सर, कुछ भी एक क्वेश्चन था सर ऐसा, मैंने देखा था क्वेश्चन। अगर मान लो फ्रीजर इसके लिए यूज कर रहे हैं कि जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें हम आइस आइटम से आइस बनाने के लिए रखते हैं, तो फ्रीजर के अंदर से भी हमको हीट निकालनी होती है। हाँ मान लेता हूँ, फ्रीजर कैन बी यूज्ड मतलब सर वो कोल्ड कोल्ड वाला रिजर्वोयर, कोल्ड के लिए। हाँ। सेकंड क्वेश्चन में ना सर इसी में टकरा था मैं सर, मैं फ्रीजर ना रेफ्रिजरेटर वाला वर्किंग सब्सटेंस लेके कर रहा था तो देखो, इफ हीट लीक्स इनटू फ्रीजर, हाँ फ्रीजर का मतलब ही यही होगा ना, फ्रिज के अंदर, फ्रीजर जो एक बॉक्स टाइप बना होता है उसके अंदर हीट लीक कर रही है, मतलब बाहर से हीट अंदर एंटर कर रही है इतने रेट से। तो अगर फ्रीजर का टेम्परेचर ठंडे पे बनाकर रखना है तो 1 सेकंड में उतना हीट निकालना होगा, तो ये नीचे वाला हीट, ये वही वाली बात हो गई कि हीट पंप में एक कमरे को गर्म बना करके रखने के लिए कमरा 1 सेकंड में इतना हीट सराउंडिंग को लूज कर, तो हीटर को इतना हीट देना पड़ेगा। तो ये वही वाली बात है। मतलब सर ये भी हीटर को भी सर वही कहेंगे ना सर, वो लोअर टेम्परेचर वाला? किसमें? फ्रीजर, हाँ फ्रीजर इज कोल्ड रिजर्व।
हीटर सर, मैं हीटर की बात करूँ, अगर हीट पंप में हीटर वर्ड यूज होता है सर उसके, तो हीटर सर हीटर वो हीट पंप में हीटर वर्ड यूज होता है पता नहीं, बट हीट पंप में रूम इज कोल्ड एंड सराउंडिंग इज कोल्ड। हीटर तो आई डोंट हीटर वर्ड यूज होगा सर, तो हीटर अगर लिखा हो देखो, तो उसमें हीटर शायद नहीं होगा, रूम हीट पंप में हीटर नहीं सब वर्क करेंगे। A heat engine receives half of the heat supply from, चलो तो इसका मतलब एक टेम्परेचर है 1000 केल्विन और एक और टेम्परेचर है 500 केल्विन। कोई इंजन है, ये यहाँ से तो आधी हीट उठा रहा है Q1/2 और यहाँ से आधी हीट उठा रहा है Q1/2 और रिजेक्ट कर दे रहा है सिंक को जिसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। वर्क मान लो W कर दे रहा है, टोटल वर्क W। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल एफिशिएंसी ऑफ दिस वर्क? देखो आप क्या कहोगे, पहले तो आप कहोगे कि मैं इसको ना ऐसे सोच सकता हूँ कि दिस इज इक्विवेलेंट टू, लिख लो, दिस इज इक्विवेलेंट टू टू इंजन्स साइमल्टेनियसली वर्किंग बिटवीन 1000 Kelvin and 300 Kelvin and the another engine working between 500 Kelvin and 300 Kelvin। मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू कि दो अलग अलग इंजन काम कर रहे हैं। यहाँ से Q1/2 उठा लिया, यहाँ से भी Q1/2 उठा लिया, यहाँ पर कोई हीट Q3 फेंक दी, यहाँ पर कोई हीट Q4 फेंक दी, सच दैट Q3 + Q4 is Q2। यहाँ W1 काम कर दिया, यहाँ W2। आपसे पूछा है ऐसा इंजन मैक्सिमम काम एफिशिएंसी का कब होगा? ये इंजन मैक्सिमम एफिशिएंसी का तभी होगा जब ये इंजन कार्नोट इंजन। तो अगर ये कार्नोट इंजन हो तो इन दैट केस आई कैन अप्लाई Q3/Q1/2 is 300/1000, Q4/Q1/2 is 300/500. So from there I can determine Q3 and Q4 independently। Q3 Q4 एक बार आ गए तो एक तरह से हीट रिजेक्टेड आ जाएगी। हीट रिजेक्टेड अगर आ गई तो आई कैन डिटरमाइन Q1/2 Q1/2। ये अगर आ गए तो फ्रॉम देयर आई कैन इजीली डिटरमाइन एफिशिएंसी। तो देखो जरा कैसे करेंगे क्वेश्चन। व्हाट यू विल से इज, हमें निकालनी है, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ सच एन इंजन। तो आप यही सब लिख दोगे भाई, ये इंजन मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी का तभी होगा जब ये कार्बन है। तो अगर ये सब कार्बन, अगर ये दोनों ही कार्बोनेट है तो क्या लिख सकते हो? Q3 ओवर में Q1/2 इट इज इक्वल टू 300/1000। तो एक इक्वेशन आ गई बेटा आपके पास, 2Q3/Q1 is 3/10। सिमिलरली यहाँ से बताओगे Q4 divided by Q1/10 is 300/500। एक इक्वेशन आ गई आपके पास 3/5। इसका मतलब आपके पास एक रेशियो आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो Q1 कट जाएगा, Q3 और Q4 का रेशियो आ, बात बनेगी क्या? सोचो यार कैसे बनेगी, और सोचो। व्हाट एल्स कैन बी सेड, और क्या बनेगी सर अच्छा इसमें अच्छा, इस इंजन की एफिशिएंसी क्या कहलाएगी? इस इंजन की एफिशिएंसी होगी W बाय में Q1/2 प्लस में Q1। इस इंजन की एफिशिएंसी होगी W1 बाय में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो 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 देखो, इस ऐसे भी कर सकते थे। मेथड नंबर 2 ऑफ थिंकिंग इज ऐसे, ये इंजन मान लो W1 काम कर रहा है इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस हीट। इस हीट के रिस्पॉन्स में W1 काम कर रहा है, W1 कर रहा है ना, तो W1 डिवाइडेड बाय में Q1/2 किसके बराबर होगा? एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। बोलो। यस सर। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी बता सकते हो? 1 - 3/10। 1 - 3/10, 1 - 3/10, 7/10। Yes. So this will become, yes, this will become W1/Q1. This will become 7/2. Very good.
नाउ सिमिलरली व्हाट कैन बी सेड, ये इंजन W2 काम करेगा इन रिस्पॉन्स ऑफ दिस, तो मतलब व्हाट कैन बी सेड, W2 डिवाइडेड बाय में अगेन Q1/2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 300/500, कितना आ जाएगा ये 2/5, मतलब कि W2 डिवाइडेड बाय में Q1 इट इज इक्वल टू 2/10, 2/10, हाँ 1/5 यो एक ही बात। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा मुझे, W1 प्लस W2 जो कि टोटल वर्क डन है, ओवर में टोटल हीट एब्जॉर्ब, टोटल वर्क डन ओवर में टोटल हीट एब्जॉर्ब, मतलब क्या मिल गया, एफिशिएंसी ऑफ दिस कंबाइंड हीट इंजन कितना आ गया 11/20 प्लस में 4/20। वेरी गुड, आंसर क्या गिवन है देखो जरा, तो आपको क्या निकालना था, ये रेशियो में निकालना था अप टू 2 डेसिबल, कितना आया है 11/20 कितना होता है 0.55 देखो जरा, यही आंसर गिवन होगा। यस सर। तो ऐसे करेंगे 5 लाइक दिस, हाँ सर केल्विन और 500 केल्विन को मर्ज करके एक फाइनल टेम्परेचर निकाल के नहीं कर सकते क्या इंजन को? सर आई डोंट थिंक सो, मतलब आई डोंट थिंक सर हाँ बोलो। ये इसमें इन्होंने मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालनी है, तो यहाँ पे ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि TDS का सेकंड लॉ यूज ले सकते हैं, फिर उससे निकल जाएगा। हाँ मुझे तो अभी वो आता ही नहीं सेकंड लॉ, मुझे तो अभी नहीं सर, मतलब यूज तो ले सकते हैं ना यहाँ। उससे हो रहा है, वैसे कर पा रहे हो? हाँ वैसे हो तो रहा है, मतलब आंसर आ गए थे उससे। बता सकते हो? चलो मेथड नंबर 2 बताओगे एक बार, बताओ लिखवाओ, बोलो। सर आप मतलब अब ऐसे किया था तो उससे आंसर आ रहा है ना, तो फिर कर तो सकते हैं ना उससे भी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ बेटा, लिखवा दो ना। हाँ तो मतलब सेकंड लॉ लगाएंगे उससे, जैसे इसमें होता है ना कि मतलब सेकंड लॉ जैसे इंटीग्रेटेड dq/t इक्वल टू 0 होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, और फिर यहाँ पे इन्होंने टेम्परेचर दे रखा है ऑलरेडी के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना, जैसे dq/t मतलब टेम्परेचर ले लेंगे ठीक जैसे है, q हो जाएगा ऐसे हो तो। जाएगा हो जाएगा बेटा, बिल्कुल हो जाएगा। सर बिल्कुल। सर यहाँ मैंने T1 और T2 को एवरेज करके सर बना सकते हैं, जैसे एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे तो सिंक आएगा, फिर Q/2 और Q/2। मतलब मैं सुनो, इस अप्रोच में मैं अपने आप को ऐसे कह के सेटिस्फाई कर सकता हूँ कि इंजन इतना हीट यहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, इस एब्जॉर्ब हीट के रिस्पॉन्स में इंजन ने W1 काम कर दिया, इस एब्जॉर्ब हीट के रिस्पॉन्स में इंजन ने W2 काम कर दिया। टोटल वर्क कितना करा W, टोटल हीट कितना एब्जॉर्ब हुआ Q। बट क्या ये करना कि दोनों का एवरेज ले लिया वो आपको जस्टिफाइबल लग रहा है? मुझे नहीं लगा। अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हो कि क्यों ले रहे हैं आप? तो इसलिए मैं नहीं करता। सर एक से Q3 को स्प्लिट करके we can write Q2 प्राइम और Q ऐसा स्प्लिट करके, और we can that you can do इसी मेथड से कुछ आगे पीछे करके you can do, हो जाएगा वो भी। But again the point is you have to assume this engine as working in 2 different stages। पहला इसके रिस्पॉन्स में, इस एब्जॉर्ब हीट के रिस्पॉन्स में जो इसने 1000 केल्विन से एब्जॉर्ब, ये W1 काम करता है, कुछ रिजेक्ट कर देगा, कुछ Q2 प्राइम रिजेक्ट कर, कुछ हीट Q2 प्राइम रिजेक्ट कर, यहां से Q1/2 एब्जॉर्ब करा जो 500 से, इसके रिस्पॉन्स में कुछ W2 काम करेगा और कुछ Q2 डबल प्राइम रिजेक्ट। चलो अब फिफ्थ सुन लो सर। इसमें सर एक छोटा सा डाउट था सर फोर्थ में,
हाँ बोलो। सर के मतलब सर जैसे आपने जहाँ तक इंजन को स्प्लिट करा और मतलब वहां तक तो सेम किया, उसके बाद सर मैंने दोनों की मतलब अलग अलग एफिशिएंसी निकाल ली। और मतलब क्योंकि अगर वो आइडियल है तो मतलब वो मैक्सिमम एफिशिएंसी ही दे रहा है, तो सर उसका फिर बाद में मतलब मैं वो अरिथमेटिक वो मीन ले लिया, तो फिर सर वो अप्रोच गलत है क्या मतलब? ऑब्वियसली गलत है। मतलब सुनो, इसकी एफिशिएंसी आपने निकाल ली, इसके निकाल ली, ये कैसे कह सकते हो कि इस इंजन की एफिशिएंसी विल बी ईटा 1 प्लस ईटा 2? मैं तो नहीं बोल। सर ईटा 1 + ईटा 2/2 मतलब वो भी एवरेज। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। बट इतना बोल सकते हैं, इंजन तो भाई यही है ना, इंजन तो एक ही है, इंजन यही है यस सर, तभी सर वो इंजन ने। बट एक चीज ये बोल सकते हैं, इस इंजन ने W1 काम किया, इस इंजन ने W2 भी काम किया, और किसके रिस्पॉन्स में किया इसने? Q1। 1/2 प्लस Q1, यस मतलब Q। तो मतलब निकालना तो हमको यही है ultimate। तो मतलब देखो, ध्यान से देखो तो हमें ये निकाल, उल्टा चल सकते हैं। तो ध्यान से देखो तो बेटा हमें ये निकालना, हाफ W1 बाय में Q1 बाय में प्लस हाफ W2 डिवाइडेड बाय में Q1। इसीलिए बोल सकते हो, बट यहां से ही चालू कर रहे हो, मतलब लैक ऑफ नॉलेज। फॉर श्योर नहीं कह सकते कि इसकी एफिशिएंसी प्लस इसकी एफिशिएंसी का अर्थमेटिक, वो बाय चांस हो गया कि ये आप यस बात सर। समझ रहे हो। यस सर। सर अगर वो हीट सर थोड़ा ये वो थोड़ा बहुत मतलब ऊपर नीचे हो जाता तब नहीं कर पाते ना ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैंने बोला सीधा नहीं बोल सकते कि अर्थमेटिक। वो बाई चांस यहाँ स्टार्ट आपको इसी नॉलेज से कि ये इंजन Q1/2 के रिस्पॉन्स में W1, मतलब टोटल काम इसका W1 प्लस W2, ये ग्रेडेड मैनर में वर्क कर, इसके रिस्पॉन्स में कुछ काम, इसके रिस्पॉन्स एफिशिएंसी ऐसे ही होगी, टोटल काम ओवर में टोटल पी। वो बाई चांस हो गया कि इट इज ईटा 1 प्लस ईटा 2। सर इसमें हम ये कर पा रहे हैं तभी कर पा रहे हैं ना जब ये सिस्टम ने आइडियल ले रखा है। अगर सर आइडियल नहीं होता सर तब तो बिल्कुल दूसरी अप्रोच लगाते हैं ना, वो हाँ इक्वालिटी वाली। बिल्कुल। फिर ठीक है, सर उस इसको केस में आपको, उस केस में आपको 1 - Q2/Q1 वगैरह यूज करके दो वर्क डन अलग अलग निकालने होते हैं, मतलब सर मतलब प्रैक्टिकल इंजन्स के वर्क निकालने होते हैं। उन दोनों वर्क्स को ऐड करके, दोनों हीट एब्जॉर्ब को ऐड करके इंजन की एफिशिएंसी, वहां पे आप Q2/Q1 इक्वल टू T2/T1 कहीं पे भी यूज। ओके सर। तो जो सर यहाँ पे सेम इंजन दिया है इसलिए कुछ एक्स्ट्रा मेथड इसमें सेटिस्फाई हो जा रहा है। ये भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, अच्छा सर क्वेश्चन है। हाँ सर मुझे एक लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि मैक्सिमम इफिशियंसी निकालने के लिए, कभी कभी मिनिमम इफिशियंसी निकालने के लिए, या कोई तो हमको कंफ्यूजन होता है कि हम मैक्सिमम कहने का उसका मीनिंग क्या है और मिनिमम कहने का मीनिंग क्या है। मैक्सिमम करें और मिनिमम कहेगा तो हम कैसे फाइंड आउट करें, दोनों में डिफरेंस क्या आखिर कहना चाहता है क्वेश्चन। बता सकते हो इन सबका क्या मतलब आइडियल है सर ये कार्नोट। है? ये समझ में आता है या कुछ इसमें और समझना चाहते हो? बताओ, जिसने क्वेश्चन पूछा है पहले ये बताओ। ये तो समझ में आता है सर। ठीक है, और सुनो।
ये सब किसके बराबर है? ये दोनों लाइन लिख दे रहे, किसके बराबर है ये? कार्नोट रेफ्रिजरेटर। बस यही तो है बेटा, बोलो। यस सर, बट सर फिर यहाँ से मतलब कंफ्यूजन है कि हाँ कोई भी इंजन है, अगर एक ही हीट रिजर्वर है तो उससे इंजन मैक्सिमम या मिनिमम वो कैसे आखिर जो भी हीट करेगा मतलब कंज्यूम करेगा या उससे लेगा, तो जो भी हीट लेगा उसको मैक्सिमम मिनिमम कैसे वाकई होगा? तो एक ही क्वांटिटी का मैक्सिमम हीट लेगा, तो उसमें कभी मिनिमम ले रहा है कभी मैक्सिमम ले रहा है। एक ही रिजर्वर से एक इंजन कैसे मैक्सिमम मिनिमम ले रहा है हीट? वर्किंग अरे सब्सटेंस होता है। हाँ बिल्कुल सही बोला, वर्किंग सब्सटेंस अलग है, वो वर्किंग सब्सटेंस की साइकिल भी अलग हो सकती है, वो प्रोसेस। देखो कार्नोट इंजन में, कार्नोट साइकिल में हीट एब्जॉर्ब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में होती है, बट कोई और इंजन अगर हो जाएगा, कोई प्रैक्टिकल इंजन अगर वो हो जाएगा, जैसे मान लो गैस टरबाइन हीट इंजन, तो गैस टरबाइन हीट इंजन में हीट इज नॉट एब्जॉर्ब इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज एब्जॉर्ब इन आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम हॉट रिजर्वोयर क्या हमेशा सेम होगा? इट विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द इंजन, डिपेंडिंग ऑन द वर्किंग सब्सटेंस, डिपेंडिंग ऑन द साइकिल, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस, इट विल बी डिफरेंट। बट सर ये तो डिफरेंट इंजन, टू इंजन होंगे तब ना ऐसे वर्क करेंगे। अगर एक ही इंजन हो तो एक ही अमाउंट की हीट रिजर्वर से या फिर एक ही अमाउंट में कंज्यूम करेगा वो। हाँ कार्नोट तो उतना ही करेगा। यस ठीक है, बट क्वेश्चन तो यही है ना कि क्वेश्चन को पढ़ के हम ये कैसे पता लगाएं कि वो कार्नोट है या नॉन कार्नोट है? तो कार्नोट को बोलने का तरीका तो सीधा कि कार्नोट बोल दो, या फिर उसको ऐसे घुमा फिरा के बोलो, इन चारों तरीकों में से किसी एक तरीके। ठीक है, यही तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो कार्नोट है या नॉन कार्नोट। मीन्स सर कि मैक्सिमम अगर एफिशिएंसी पूछता है या मिनिमम एफिशिएंसी पूछता है तो दोनों मतलब मैक्सिमम पूछेगा तो किसी अदर इंजन के लिए पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है तो किसी अदर इंजन के लिए पूछ रहा है, बट रिजर्वर सेम हो सकता है। हाँ मतलब एक प्रैक्टिकल इंजन भी तो उन्हीं दो रिजर्वायर के बीच में काम कर सकता है। यस ठीक है, और मिनिमम एफिशिएंसी कभी भी कार्नोट को नहीं दिखाता। मिनिमम एफिशिएंसी इज अ प्रैक्टिकल इंजन, बट हाँ मिनिमम वर्क कंज्यूम्ड फॉर अ रेफ्रिजरेटर इज आइडियल। चलो सर हीट एक्सट्रैक्टेड बाय रेफ्रिजरेटर एंड हीट एक्सट्रैक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट, तो सर इसमें सर कंफ्यूजन हो रहा है। एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है भाई, एक ही बात। सर अगर रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो सर उसमें सर दोनों सोर्सेज और सर इंजन का वर्किंग सबस्टेंस सर एक चीज कंसीडर करेंगे, लेकिन सर जब रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं तो सर वहां पे से वर्किंग सबस्टेंस ले रहे हैं। ये बताओ, आप ही बताओ, Q1 को क्या बोलोगे? हीट गिवन टू द वर्किंग सबस्टेंस absorbing by the working engine। मैं जो, सुनो सुनो, जो जो तुम्हें लगता है मैं वो लिखता जाता हूँ, और क्या बोल सकते हो? एब्जॉर्ब बाय द इंजन। हीट ट्रांसफर। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज है, ऐसे ही मान लो ऐसे दिया हो। heat absorbed by refrigerator, heat absorbed by refrigerant, heat given by sink to refrigerant, heat given by sink to working substance, heat absorbed by working substance, heat given to the working substance, heat extracted by refrigerant। हर एक चीज Q2 होगी। ठीक है, यस सर। सर कल सर जो आपने एक सर क्वेश्चन का डाउट लिया था कि जिसमें सर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बताना था, तो सर उसमें अगर हम लोग हीट चेंज कर दें या सर सोर्स और सिंक का टेम्परेचर चेंज कर दें तो सर
जो एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, तो सर इसमें सर ये वैल्यू चेंज क्यों हो रही है सर? ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं क्लियर हो रहा है। और बल्कि चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक सॉर्ट ऑफ, एक बार हमने स्केल डिफाइन कर दिया तो वही आना चाहिए, है ना? यस सर, इसमें सर अगर फ्लक्चुएशंस करते रहे तो सर 0 डिग्री सेल्सियस कभी ना तो कभी दूसरी चीज, 0 इसी डिग्री चीज को केल्विन के दूसरे भी वे इक्वल में, भी हो जाए। इसी चीज को दूसरे वे में समझ लो, जो ये वैल्यूज गिवन है ये सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटली अटेन्ड, मतलब जो कि फीजिबल वैल्यू वो ही गिवन है, ये नहीं है कि अपने मन से कुछ भी लिख दिया। इसलिए आपका जो आंसर आ रहा है वो एक्चुअल कंडीशन के आसपास आ रहा है। आप वैल्यूज ही चेंज कर दोगे तो आपका आंसर एक्चुअल आंसर से वेरी कर जाएगा। ठीक है, ये सोच समझ के ही दी हुई। बिल्कुल सही बोला आपने कि क्वेश्चन नंबर 16 में अगर मैं Q1 Q2 या T1 T2 की वैल्यू के साथ छेड़छाड़ करूं अपनी मर्जी से, तो आंसर जो एक्स हमने निकाला था, जो कि निकल के आया था 270 के आसपास, आपका आंसर वेरी कर जाएगा, बहुत वेरी कर जाएगा। तो ये वैल्यूज ही इस चीज को माइंड में रखते हुए दी गई है, डोंट वरी। ठीक है, मतलब ये मेथड हमेशा करेक्ट नहीं है टू डिटरमाइन चेंज फ्रॉम सेल्सियस टू एब्सोल्यूट। चलो, किसी का हुआ है क्वेश्चन नंबर 5? सर ये नहीं सर सर, कभी इससे तो पॉसिबल नहीं हो हुआ। सकता है? सीपी देखते ही कह दिया कि सस्पेंस में है, जैसे पिछले क्वेश्चन में ठीक ऐसा है, लगा गुड कि ये तो पढ़ा नहीं है। गुड, बस यही लगना था। अगर किसी का हो गया, ठीक है, तो फिर वो तो फिर भगवान है सर कि कार्नो आने दबाने से वाला तो नहीं एपिसोड। होता सर। हेलो, ठीक है, तभी ये लिख दिया। देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक हीट इंजन है विच इज ऑपरेटिंग बिटवीन टू बॉडीज। जैसे ही ये बात बोल दी कि मेरा हीट इंजन इज तो इसका मतलब हमने कभी तक ऐसा इंजन पढ़ा है जो दो बॉडीज के बीच में काम कर रहा हो, जिनकी हीट कैपेसिटी फाइनाइट गिवन हो? नहीं पढ़ा यार। कुछ हमने करवाया हमेशा, ठीक है, हमने हमेशा ऐसे ही इंजन पढ़े हैं जिनमें दो रिजर्वोयर दिए हो। और देखो, जरा ध्यान से देखो, कांस्टेंट, दूसरी लाइन में क्या लिखा है? कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी सीपी ऑफ रिजर्वोयर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एक तो आप इसकी हीट कैपेसिटी को फाइनाइट बोल रहे हो कि इतनी है, ऊपर से इनको रिजर्वोयर भी बोल रहे हो, ये सही बात है क्या? नो सर, ये तो ठीक है, तो देखो ये टीचर का क्वेश्चन है, इनको भी इतनी नॉलेज नहीं है। इसकी करेक्ट नॉलेज क्या होगी? करेक्ट टर्म होगी कि रिजर्वोयर की जगह बॉडी लिखा हो यहाँ, जैसे ऊपर लिखा है ना पहली लाइन में। हाँ, सोर्स एज वेल एज सिंक इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इस क्वेश्चन में रिजर्वोयर वर्ड यूज करना ही एक, मतलब ये दिखाना है कि तुम क्वेश्चन तो सही बनाना चाह रहे हो, बट तुम्हें थोड़ी आधी अधूरी नॉलेज है। रिजर्वोयर वर्ड हर जगह से काट लो और बॉडी कर लो उसको। बोला है कि रिजर्वोयर का जो इनिशियल टेम्परेचर है ये गिवन है, इसका 400 दो, उसका 300, और आपको पता है कि इंजन काम करना चालू करेगा, Q1 एब्जॉर्ब करेगा, Q2 रिजेक्ट करेगा, W काम करेगा। इससे हीट निकलेगी, इसको हीट जाएगी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ये T1 डिक्रीज होकर के किसी फाइनल टेम्परेचर T2 तक चला जाएगा, T2 इंक्रीज होकर के TF तक चला जाएगा, सच दैट TF is lying between T1 and T2। ठीक है, और आपसे TF ही निकालने को बोला है। ऐसे क्वेश्चन we have to do, we are going to tackle in entropy chapter। हो गया जी, सीपी फिफ्थ भी। इसमें बहुत लार्ज भी तो हो सकता है सर, सीपी की वैल्यू बहुत लार्ज भी तो ले सकते हैं, ऐसा इसलिए रिजर्वोयर बोला हो शायद। ठीक है, अगर बहुत भी लार्ज है, चाहे कितना भी लार्ज, अगर बहुत ही लार्ज होगी तो फिर तो ये 402 और 300 कभी हिलेंगे ही नहीं। अगर ये कभी हिलेंगे ही नहीं तो ऐसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनेगा कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा जब ये रुक जाएगा। टेम्परेचर ठीक है, मतलब अल्टीमेटली ये वाली बात कि दिस एंड दिस कम टू अ कॉमन फाइनल टेम्परेचर की है,
ये तभी ट्रू होगी जब ये रिजर्वायर नहीं है, ये रिजर्वायर है, दोनों बॉडीज। हमने आज तक ऐसे क्वेश्चन देखे ही नहीं है जहां पर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो, इसका कांस्टेंट ना हो। हमने अभी तक ऐसे ही इंजन देखे हैं कि इससे कितनी हीट निकाल लूं, ये T1 ही रहेगा, इससे कितनी हीट निकाल लूं, T2 ही रहेगा। तो अभी तक हमने देखे ही नहीं ऐसे क्वेश्चन, देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सर और बताओ। हाँ सर मैंने इस क्वेश्चन को ट्राई कर रहा था, तो यहाँ पर जो एडियाबैटिक प्रोसेस लिखा है और जिस तरह से क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से, तो टेम्परेचर और प्रोसेस के बीच में जो एडियाबैटिक जो इक्वेशन होता है उसके हिसाब से यूज कर किया तो आंसर मैच कर गया, बट डाउट में था कि गलत है कि सही है, वो कंफ्यूजन करते हैं। चलो ठीक है, बताओ, जो बोलोगे वो लिखूंगा, बोलो बोलो। जैसे एडियाबैटिक बोला है तो Q1 इज इक्वल टू Q2, मतलब जितना देगा उतना ही निकलेगा, यानी चेंज इन जो हीट है वो 0 है। सुनो सुनो सुनो, जैसे ही आपने ये लिख दिया इंजन काम कर रहा है, यहीं पे गलत हो गए, इसका मतलब इंजन इज नॉट वर्किंग। अब बोलो, देखो सुनो बात समझो, Q1 इक्वल टू Q2 बोल देने का ही मतलब है कि ये भाई, सुनो सुनो सुनो, Q1 इक्वल टू Q2 बोल देने का मतलब है कि ये भाई साहब है ही नहीं। मतलब कि आप इन दोनों बॉडीज को सीधा थर्मल कांटेक्ट में ले आए, दो बॉडीज को थर्मल कांटेक्ट में ले आए, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। अज्यूमिंग कि ये इनकी हीट कैपेसिटी गिवन है, मास मिसिंग है, तो इट विल बी सिंपली द अरिथमेटिक मीन ऑफ बोथ। बात समझ में आ रही है? तो फाइनल आंसर वुड बी दिस मच, एंड दिस इज रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। इंजन अपसेंट कर दिया आपने, क्या आपने सिंपली इस क्वेश्चन को क्या बना दिया, बॉडी 1 एंड बॉडी 2, one of temperature this, another of temperature this, both in thermal contact. Heat given by this is gained by this. And what will be final equilibrium temperature? तो आपने इस क्वेश्चन को ऐसा कुछ बना दिया, Cp 402 minus Tf, ये क्या है, this is heat lost by body 1. This is equal to heat gained by body 2. Cp मतलब कि आपने Tf को क्या बना दिया, तो दिस इज रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट, इंजन है ही नहीं यहाँ पर। सर सर क्वेश्चन नंबर 8 में एफिशिएंसी पूछा है और वो 9 आंसर के, वो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा ना, एफिशिएंसी तो होती नहीं रेफ्रिजरेटिंग मशीन की। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बट आपको याद हो मैंने बताया था आपको, रेफ्रिजरेटर हो या हीट पंप हो, कई बार एग्जामिनर उनके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को ही एफिशिएंसी बोल करके एड्रेस करते हैं। ठीक है, और 10th तो करना नहीं है सर अभी, ट्राई कर सकते हो। एक मिनट रुको, ये बताओ 6th 7th 8th 6th 7th 8th 9th किसी को कोई डाउट? नो सर नो सर भी हो जाएगा सर। सर क्वेश्चन नंबर 6, चलो देख लो, 6 देख लो, 6th है, 7th 8th 9th, एनी डाउट, और फिर 10th। चलो ठीक है, बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे, अब ज्यादा हिम्मत भी नहीं है, फिर छोड़ दो। An air conditioner maintains, AC लगा दिया, AC का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर। AC is used to maintain a room temperature at 27 degrees Celsius. आउटसाइड टेम्परेचर बहुत गर्मी है, मतलब राजस्थान में बैठे हैं हम, 273 ऐड कर दे तो है कोई राजस्थान से यहाँ पे? 280 मतलब कि 320 के अंदर, ठीक है। फिर हीट कंडक्टेड थ्रू वॉल्स, मतलब यहाँ AC चला दिया हमने, AC का काम ही यही होता है, Q2 निकाल, Q1 बाहर फेंक, बिजली खा। और बोला है हीट कंडक्टेड थ्रू वॉल्स ऑफ द रूम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इज 7000 वॉट। मुझे कोई बच्चा बता दे ये क्या है, 7000 किलो जूल पर सेकंड क्या गिवन? Q2 है सर।
Q2 है सर। इसने डाउट पूछा है बेटा, आपको ये क्लियर हो रहा है कि ये Q2 गिवन? सर मुझे यही समझ में आता, इसलिए मैं नहीं बनाई थी, मतलब चलो नहीं देखो, बनाया। heat conducted through walls due to temperature difference is 7000 किलोवाट का मतलब किलो जूल पर सेकेंड। बेटा ये बताओ, अभी आपके रूम में गर्मी है, मतलब एसी आपने चला रखा है, एसी को बंद कर दोगे तो क्या ये हमेशा ठंडा रहेगा रूम? एक बार ठंडा करके छोड़ दिया तो नहीं रहेगा सर। नहीं, क्यों नहीं रहेगा? रीजन क्या होता है? कंडक्टिंग है। बाहर से हीट आपके रूम में, बाहर से हीट एंटर कर रही होगी क्या? यस सर। ठीक है, कितनी हीट एंटर कर रही है? दिया हुआ है हीट कंडक्टेड थ्रू वो। दीवारें मेरी एडियाबैटिक नहीं है, इम्परमिएबल भी नहीं है, होल्स है, तो मतलब बाहर से हीट अंदर आ रही होगी। एक सेकंड में कितनी हीट अंदर आ रही है रूम में? बोलो। 7000 किलो जूल। एसी, आपके एयर कंडीशनर को आपके रूम का टेम्परेचर ठंडा रखना है, 27 पे रखना है। इस हीट के कारण टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा, तो एक सेकंड में कितना हीट एसी को निकालना होगा आपके रूम से? इतना ही। बोलो, बताओ। जितना आपके रूम में एंटर कर जा रहा है बाहर से, उतना ही तो एसी को निकालना पड़ेगा। यस सर नो। तो अब Yes, आपसे sir. पूछा क्या है? इसमें 6 मिनिमम वर्क। तो आप क्या कहोगे? ये एसी मिनिमम वर्क कब कंज्यूम करेगा? जब ये एसी कैसा एसी हो? कार्नोट। तो कार्नोट एसी के लिए Q2 by Q1 इक्वल टू T2 by T1, मतलब Q1 इक्वल टू Q2 इंटू में T1 by T2, मतलब कि 7000 किलो जूल इंटू में 320 डिवाइडेड बाय में 300, कितना आ रहा है? ये कुछ किलो जूल आ जाएगा, तो यहाँ से आप W मिनिमम निकाल लीजिएगा। ठीक है बेटा? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के बताओ पुरुषार्थ क्या था? सर एन आइडियल गैस। सर हिंदी इंग्लिश क्या बोले? जो भी लैंग्वेज दी है सीधा बोलो। अच्छा, an ideal gas undergoes an isothermal expansion along a path AB. Adiabatic expansion along BC. Isobaric compression along CD. आइसोबारिक? हाँ, आइसोबारिक है। और आइसोथर्मल कंप्रेशन along DE। सर रुक जा रहा है सर, आप बना लीजिए। ऐसा करो, कहाँ यार ये क्वेश्चन, रुको। एकदम कार्नोट साइकिल की तरह, खाली नीचे वाला बदल दिया, नीचे वाला 2 पार्ट में कर दिया है, आइसोबारिक और। चलो बताओ, कोशिश करो, दोबारा बताओ, दोबारा बोल के बताओ। सिस्टम है आइडियल गैस। हाँ, पीवी कर्व पे प्लॉट है। हाँ, पीवी कर्व पे प्लॉट है आइडियल गैस। ए बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन बनाया है, ए बी ए टू बी। हाँ, बना दिया और जी। बी टू सी एडियाबेटिक एक्सपेंशन बनाया है। ठीक है जी। सी टू डी आइसोथर्मल कंप्रेशन, सॉरी आइसोबारिक बारिक ये कौन से ईयर में आया है? जैन 2020। ठीक है। सी टू डी आइसोबारिक कंप्रेशन, डी टू ई और डी यहाँ पे आके रुक जा रहा होगा, उसके बाद? हाँ, डी से ई तक आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल का मतलब है लेटा हुआ कर्व, तो मतलब थोड़ा ऐसे लेटा हुआ कर्व। ठीक हो गया? हाँ, ऐसा। और ई से ए तक एडियाबेटिक कंप्रेशन है, मतलब स्टैंडिंग कर्व, मतलब ऐसा। ठीक हो गया? तो बी से सी तक जाने में वर्क डन बाय द गैस अलोंग द प्रोसेस BC is 10 जूल।
10 जूल, ठीक है। तो change in internal energy along process EA is 16 joule. बहुत बढ़िया। तो absolute value of change in the internal energy along the process CD. Absolute value of change in Internal energy along CD. ठीक है जी, ये पूछा। चलो, now how can I do this question? देखो, ये है एडियाबैट। अगर ये बेटा एडियाबैट है, अच्छा कुछ वैल्यूज वगैरह गिवन है, ए पे वॉल्यूम ये सब कुछ गिवन है? कुछ नहीं दी। ठीक है। अब देखो, ये है एडियाबैट। एडियाबैट के केस में प्रोसेस E2A is adiabat. Delta Q is 0. Delta Q is 0 मतलब कि वर्क डन गोइंग फ्रॉम E2A प्लस में डेल्टा, बहुत बढ़िया, is 0। ये 16 है, इसका मतलब वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम E2A is -16 जूल। ठीक है। B2C में वर्क डन था 10 जूल, यहाँ पे वर्क डन था -16। आगे आ जाओ। अब या फिर इसको उल्टा भी कर सकते थे। रुको एक मिनट, रुको, ये गिवन है, ठीक है। क्योंकि ये भी एडियाबैट है, अगर ये एडियाबैट है तो व्हाट विल बी डेल्टा यू बी सी, क्या होगा बताओ? ऐसे ही डेल्टा यू -10, मतलब कि इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज -10। इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 16। इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? 0। ठीक है। इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, क्योंकि दोनों ही आइसोथर्म है और सिस्टम आइडियल है। पूछा है इस प्रोसेस में। अब कोशिश, पुरुषार्थ को ही करने दो कोशिश की कितना होगा, कैसे निकाल? आइसोबारिक है तो आइसोबारिक में फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स लगा लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस 0 हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस 0 हो जाएगा। आप कहेंगे मतलब तुम लोग ना, तुम कितने एक मासूम बच्चे के ऊपर चढ़ रहे हो, तुम उसको आंसर करने दो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस 0 होगा, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी, सबने आंसर किया, आई एम वेरी हैप्पी। तो यू कैन से दैट इट इज A2B प्लस B2C प्लस C2D प्लस D2A। अच्छा सच्ची बताओ, किसी को तुमने सालों किसी ने मंत्र तो नहीं पढ़ा ना कि सर की आवाज चली जाए और हमको थोड़ा टाइम मिल जाए थर्मो प्रिपेयर करने के लिए? नो सर। ये कराया सर आपके लिए, सर आप वेंसडे को सही हो जाओगे। अब ये 0 है, ठीक है, ये 0 है। अब पुट कर दो यार, इतनी क्यों मेहनत करवा रहे हो? 16 माइनस 10 प्लस 26 आ गया सर। ठीक है, 26 आ रहा है या मतलब -6 आएगा। ठीक है, 26 वाले बच्चे गड़बड़ करेंगे, मैं बता रहा हूँ। तुम लोग बेइज्जती करवा के आओगे भाई। -6 6 आंसर आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा है, एब्सोल्यूट पूछा है, एब्सोल्यूट। ठीक है, चलो जी बेटा, गुड नाइट। सर स्क्रीनशॉट बस इसका ले ले एक। थैंक यू सर। हाँ स्क्रीनशॉट ले। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं कर लेंगे सर, जान दो। थैंक यू सर। चलो यार, बाय।